हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको ऐसे ही वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। देखो, इसके आगे यानी कि अगले वीडियो में हम लोग पद्य साहित्य जो है ना वो तो इस वीडियो में पढ़ेंगे। गद्य साहित्य का जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे सॉल्व करा दिया है, ठीक है। तो हमने गद्य साहित्य का आगे सॉल्व किया है, अब हम लोग पद्य साहित्य का शुरुआत करते हैं। देखो, पहला नंबर क्वेश्चन है, रीति काल की प्रमुख विशेषताओं का नाम लिखिए। इसमें कवि आएंगे, कवि या फिर आपके रचनाएं आएंगे। ओके, तो यहां देखो रीति काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो रीति काल की प्रमुख विशेषता अगर पूछी जाएगी तो याद रखना आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क के पूछे जाएंगे और 2 मार्क आपको अचीव करना है तो इतनी चीजें याद करनी पड़ेंगी। पहला, रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, रीति या फिर लक्षण ग्रंथों की रचना। ओके, ये आपका फर्स्ट विशेषता है, जिसे आप लक्षण भी कह सकते हो और प्रवृत्तियां भी कह सकते हो, प्रवृत्तियां। ओके, दूसरा है श्रृंगार रस की प्रधानता। रस आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सारे, बट इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो श्रृंगार रस की बात की गई है। श्रृंगार रस की प्रधानता दी गई है। क्यों? क्योंकि बिहारी जी थे और कोई मतराम है। बिहारी जी आपने देखा होगा श्रृंगार रस की काफी ज्यादा वर्णन करते हैं। तीसरा है कला पक्ष की प्रधानता। किसकी? कला पक्ष की प्रधानता। ये 3 विशेषताएं हैं जो अगर आप लिखोगे तो आपको 2 नंबर बिल्कुल पक्का मिल जाएगा। और ये कई बार पूछे गए हैं स्टूडेंट। आपको अगर विश्वास ना हो तो आपको रिकॉर्ड वैसे हमारे पास है नहीं तो दिखा देता। कई बार पूछा गया है, लगभग आप ये मान के चलो हमेशा पूछा गया है। ओके, यहां आप लोग स्क्रीनशॉट देख लो, ठीक है। अगला देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा है रीति काल के प्रमुख कवियों, मतलब कवि आप समझे ना, पद है ना इसीलिए तो कवि लिखा है, अगर लेखक लिखा होता तो गद्य होता। कवियों तथा उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम बताइए। अब ये बताओ कि रीति काल का नाम आपने सुना, अब रीति काल की विशेषता पढ़ ली, अब रीति काल के कवि का नाम भी तो जानना जरूरी है और रचना भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आप समझो क्या है। सबसे पहला है मतीराम। क्या है? मतीराम। अब मतीराम है तो मतीराम की जो है ना एक रचना है मतीराम सतसई, जो कि बहुत ज्यादा इजी है। अगर आपको मतीराम लेखक याद है तो उनकी रचना भी याद हो जाएगी, मतीराम सतसई। और अगर आपको मतीराम सतसई ही याद है और आपको लेखक नहीं याद है तो कवि नहीं याद है तो कवि भी आपको याद हो जाएगा, मतीराम। ओके, ये काफी इजी इनकी रचना है और मैंने ढूंढ कर लिखा भी है। सेम वैसे ही बिहारी जी की भी एक बढ़िया रचना है मतीराम सतसई। अगर आप इसका काफी इजी रूप से याद कर सकते हो, मतीराम सतसई और बिहारी सतसई, दोनों में केवल सतसई लगाना है। नाम आगे लिखा है बिहारी और मतीराम, पीछे आप सतसई लगा दो, आपका फुल मार्क बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और अगर आप यहाँ ऐसे लिखोगे तो 2 मार्क आपको मिल ही जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन पूछेगा उसका 2 मार्क दिया जाएगा, चाहे रीति काल की विशेषता पूछे, चाहे रीति काल के कवियों का नाम पूछे, चाहे छायावादी युग पूछे, कोई ना कोई पूछेगा। अगला देखो, अगला है छायावादी युग की 2 कवियों तथा उनकी रचनाओं का नाम बताइए। अब यहाँ क्या पूछा गया है? छायावादी युग। अब छायावादी युग का आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी पढ़ते होंगे तो उसमें सीधा लिखा रहता है कि छायावादी के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। ओके, ऐसे लिखा रहता है, आपने ध्यान दिया होगा तो, वरना फिर क्या, ठीक है। तो यहां मैं आपको छायावादी के 2 कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम बता देता हूं। छायावादी के जो बढ़िया कवि हैं, अच्छे कवि हैं, दोनों हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद जी जो थे ना वो छायावादी के जनक प्रवर्तक माने जाते थे। अब जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा जी, अब जयशंकर प्रसाद जी की जो है ना रचना है आंसू एंड कमायनी एंड इनकी चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, तितली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ओके, अब यहाँ देखो महादेवी वर्मा जी का है वो है यामा और दीपशिखा। अब आपको 2 रचना से ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, वरना बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा और आप पीछे निकल जाओगे और आपका प्रश्न छूट जाएगा। ऐसे में आप एक लिख पाओ, एक ही याद है एक ही लिखो। आपको याद वहां नहीं करना कि याद करो 1 घंटा की क्या था, ऐसा नहीं करना है। महादेवी वर्मा, यामा, दीपशिखा दोनों याद हो गए। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि काफी इजी हैं आपके लिए। चलिए आगे।
ठीक है, नोट भी कर लो, नोट बना लो, अच्छे छोटे छोटे नोट्स बना लो। अगर आपके पास अच्छे छोटे छोटे ही नोट्स हैं तो बना लो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, छायावादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताओं का नाम लिखिए। छायावादी काव्य की दो प्रमुख विशेषताओं का नाम बताना है। अब छायावादी काव्य की दो प्रमुख विशेषता मैं बताऊंगा आपको, तीन बताऊंगा, ठीक है, तीन विशेषताएं बताऊंगा, बट आप समझ लो। पहला विशेषता है प्रेम सौंदर्य का चित्रण। इसमें सबसे ज्यादा प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है। किसका? प्रेम सौंदर्य का चित्रण किया गया है, ठीक है, प्रेम की सौंदर्य यानी कि सुंदरता का चित्रण। ओके। दूसरा है प्राकृति का मानवीयकरण। प्राकृति का मानवीकरण किया गया है। जयशंकर प्रसाद आजाद जी जो थे ना, वो प्राकृति की मानवीकरण करते थे और प्रेम सौंदर्य का चित्रण करते थे, ठीक है। यहाँ अब तीसरा देखो, रहस्यवादी भावना। रहस्यवादी भावना थी, कौन सी भावना थी? रहस्यवादी भावना थी। तो यहाँ से आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गए कि छायावादी काव्य धारा की दो प्रमुख रचनाएं, ठीक है, एंड छायावाद युग की दो कवियों का नाम, ये आपको याद हो गया होगा। और रीतिकाल और रीतिकाल के कवि और रीतिकाल की विशेषता, ये भी याद हो गया होगा। तो बहुत अच्छा है, अगर आपको याद हो गया हो तो नोट्स बना लो, काफ़ी बेहतरीन आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लिख लिख कर याद करते हो तो दिमाग में जो है ना बार बार छप जाएगा। चलो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5, प्रगतवादी युग की दो प्रमुख विशेषताओं का नाम। जो प्रगतवादी युग है उसकी दो प्रमुख विशेषताओं का नाम बताना है। किसकी? प्रगतवादी युग की। अब प्रगतवादी युग आपको पता है क्योंकि आपके बुक में है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना इन सब के बारे में ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। मैंने इसे अच्छे से नोट कर लिया है कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लगे और आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। पहला है साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा थी इस युग में, क्या थी? साम्यवादी विचारधारा थी, ठीक है। एंड दूसरा है सामाजिक असमानता का चित्रण। किसका? सामाजिक असमानता का चित्रण। ये भी आप याद रखना, ओके। एंड ये आपको दोनों इनके क्या थे विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। किसकी? प्रगतवादी युग की। अब एक युग आता है प्रयोगवादी कविता का। दो विशेषताओं का वर्णन करो। प्रयोगवादी, एक होता है प्रगतवादी और एक होता है प्रयोगवादी। तो अब हम लोग देखेंगे प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं। हम 3 विशेषताएं बताएंगे, ठीक है, और आप इसमें से 2 लिख देना। पहला है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। नए वस्तु एवं नए प्रतीकों का प्रधानता, या मोह भी आप लिख सकते हो यहाँ प्रधानता के स्थान पर, कोई दिक्कत नहीं। तो नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों की प्रधानता, ये नंबर फर्स्ट है। क्या विशेषता? नंबर सेकंड है कुंठा और निराशा का स्वर। किसका? कुंठा एवं निराशा का स्वर। फर्स्ट है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का प्रधानता, सेकंड है कुंठा और निराशा का स्वर, ओके। एंड थर्ड है मुक्तक शैली का प्रयोग। किसका है? मुक्तक शैली का प्रयोग। तो यहां से आपको ये 3 चीजें बताई गई हैं, और अगर आप इन 3 को नोट कर लोगे, याद कर लोगे बार बार, तो क्या हार्ड है इसमें? क्या हार्ड है? ये तो हमें वैसे ही याद रहता है, सभी को वैसे ही याद रहता है। नवीन बिंब और नवीन प्रतीकों का मोह, कुंठा निराशा का स्वर, मुक्तक शैली का प्रयोग, इन ये सारी चीजें कॉमन होती हैं। अभी तो आपको अब बड़े बड़ी चीजें पढ़नी है। अभी तो ये अगर छोटे में आप फंस जाओगे तो बड़े चीजों का सपना मत देखो, क्योंकि बहुत सारे हार्ड आपको पढ़ने हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप एक बार पढ़ो तो याद हो जाना चाहिए, 2 बार पढ़ो तो याद होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें अगर जल्दी याद होगी तो आगे चलकर आपको वो सारी जो बड़े बड़े सिलेबस हैं वो भी जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके ऊपर है, जैसा आप नोट करके याद करते हो या फिर वैसे याद कर लेते हो, फिर भूल जाते हो, याद करते हो भूल जाते हो, तो ऐसे में याद करने से क्या फायदा। अगला है प्लासवन के रचनाकार का नाम बताओ। तो इसके जो रचनाकार हैं, इसके लेखक या रचयिता या फिर क्या, हाँ, कवि पंडित नरेंद्र शर्मा। क्या है? कौन है? पंडित नरेंद्र शर्मा, याद रखना थोड़ा। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये आपका जो है ना, ये सब टिक लगा हुआ है क्योंकि एक बार वीडियो डिलीट हो गया था, ठीक है, दोबारा बना रहा हूँ। देखो, प्रगतवादी युग की 2 कवियों का तथा उनकी रचनाओं का नाम। फर्स्ट है सुमंगल सिंह सुमन, एंड इसके जो कवि ये हैं, एंड इसकी रचना है प्रलय सृजन, ओके। एंड अगला है यहाँ श्री रामधारी सिंह दिनकर, जिसके रचना है, कौन है, क्या है,
कुरुक्षेत्र। जैसे ये प्रगतवादी युग के फर्स्ट कवि हैं सुमंगल सिंह सुमन, जिसकी रचना है प्रलय सृजन, एंड दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, जिसकी रचना है कुरुक्षेत्र। तो यहां से आपको ये प्रगतवादी युग की पूरा समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी है अगर आपको समझ में आ गया हो तो ये आपको 8वां नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ये वीडियो डिलीट हो गया था इसलिए काफी ज्यादा टिक लगे हुए हैं, ठीक है, उस समय मैंने लगा दिया था। वैसे भी मैं आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन और है। प्रयोगवादी के प्रमुख कवियों का नाम, ठीक है, प्रयोगवादी के प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। पहला है प्रभाकर माचवे, दूसरा है धर्मवीर भारती। पहला कौन है? प्रभाकर माचवे, एंड दूसरा है धर्मवीर भारती। ये 4 लिखा हुआ था तो कट कर दिया था, क्योंकि कभी भी आपसे 4, 3 नहीं पूछे जाते हैं, 5, क्योंकि आपके जो साहित्य होते हैं, हिंदी साहित्य, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, इसमें आपके 1 पूछे जाएंगे या फिर 2 पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 नंबर का या 2 नंबर का ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, गारंटी है। एंड आपका 1 पूछा जाएगा या 2, कभी भी पूछा जाए प्रयोगवादी की 1 कवि का नाम बताओ या फिर प्रयोगवादी की 2 कवि का नाम बताओ, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, याद रखना, थोड़ा सा पॉइंट है। ओके, तो ये आपका हो गया 9वां नंबर क्वेश्चन। एंड 10 नंबर क्वेश्चन है प्रिय प्रवास के कवि हैं, तो वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। तो ये आपका प्रिय प्रवास के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। तो यहां से आपका हिंदी पद्य साहित्य का 10 इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गए कि इसी में से ही पूछा जाएगा। ओके, चलो फिर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको ऐसा ही वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आपको समझाता रहता हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड आपको ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएंगे, फुल चैप्टर, फुल इंपॉर्टेंट एंड फुल सब कुछ। तो फिर चलो फिर एंड करते हैं। थैंक यू।